बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ये जो क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ये ध्यान देना है। एक क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण जो होगी, रे होगी, वो क्या होगी, डेंसर से जाएगी किसमें, रेरर मीडियम में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो ऐसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, ऐसे एक डेंसर मीडियम है, ऐसे यह है सघन माध्यम, और जो बाउंड्री हमारा है ये नीचे एयर है, इसको मान लेते हैं हम विरल माध्यम। क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए क्या होगा, कोई एक रे जो होगी वो कहाँ से आएगी, ये पहले हम नॉर्मल खींच देते हैं। एक नॉर्मल है, ये है नॉर्मल। ऐसे नॉर्मल है। एक रे है ऐसे और आ रही है ऐसे। कहाँ से आ रही है ये, डेंसर मीडियम से आ रही है, और जाना चाहिए सीधे ना, लेकिन सीधे नहीं जाएगी। ये क्या होगी, ऐसे आ रही है तो सीधे नहीं आएगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, ऐसे हट जाएगी, इधर चली गई, ऐसे चली गई। ये अपने मार्ग से हो गई विचलित। ये इसको 1 नंबर दे रहे हैं, 1 नंबर, ये हुई 1 नंबर, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब हमने क्या किया, इस एंगल का हम नाम जानते हैं, होता है क्रिटिकल, इसका नाम है आपतन कोण और इसका नाम है अपवर्तन कोण। अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, इस आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। आपतन कोण को थोड़ा सा बढ़ाया, कलर चेंज कर दें। आपतन कोण को ज्यों ही बढ़ाएंगे थोड़ा सा ऐसे, तो ये रे जो है क्या होगी, और हटेगी, क्योंकि अविलंब से क्या होगी, और दूर हटेगी। ये ऐसे आ गई, इधर हो गई, ऐसे हो गई। ए रे नंबर अगर 2 है तो यहाँ भी क्या होगा, 2। अब हमने क्या किया कि ये जो इंसिडेंट रे है, यानी इंसिडेंट एंगल को और थोड़ा सा बढ़ाया और ऐसे कर दिया, बढ़ा करके थोड़ा सा और बढ़ाया। अब जो ये रे है हट करके इस बाउंड्री पे आ गई, इस बाउंड्री पे आ गई। 3 नंबर है, ये भी 3 नंबर है। अब ध्यान दीजिए, पहली वाली जो रे है, पहली वाली जो इंसिडेंट रे है, तो एक कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। ये कहलाएगा कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। दूसरी वाली रे है उसके लिए आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। तीसरी वाली रे है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। तो तीसरी वाली रे के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का है। ये तीसरी वाली रे के लिए ये कोण जो है 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री 3 नंबर के लिए। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, इसको आप देखिए ऐसे, ये जो कोण है यह इंसिडेंट एंगल है, आपतन कोण है, लेकिन जब ये 90 डिग्री हो जाता है तब इसे आपतन कोण न कह करके कहते हैं क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का डिफिनीशन क्या होगा, समझिए। क्रांतिक कोण हमेशा किस मीडियम में बनेगा, डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम में बनेगा, हमेशा सघन माध्यम में बनेगा। कौन सा कोण, क्रांतिक कोण। इस क्रांतिक कोण को लिखते हैं सी से, कैपिटल सी से लिखते हैं ऐसे, सी। स्पेशल कोण है तो ये आपतन कोण ही, लेकिन यहाँ पर क्रांतिक कोण लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये क्रांतिक कोण बनता है तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टेड एंगल कहिए चाहे अपवर्तन कोण जो होता है 90 डिग्री का हो जाता है। ऐसे रे है, ऐसे आई, इधर चली गई, दूसरे नंबर की आई, इधर चली गई, तीसरे नंबर वाली आई, ऐसे हो गई। तो जब 90 डिग्री हो जाता है तब आपतन कोण का नाम जो है क्रांतिक कोण कर दिया जाता है। तो इसको कैसे डिफिनीशन में लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण
जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण या 90 अंश का होता है, तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। और इसको किससे लिखते हैं? कैपिटल सी से। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण या 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। इसे बोलेंगे क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण के व्यास आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसको देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मीनिंग ये होता है, देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3। अब क्या किया हमने कि क्रांतिक कोण जो है, अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ाया, ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे 4 है, तो एरिया और आगे बढ़ेगी और ये ऐसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी। एरिया नंबर 4 है, तो ये कहलाएगा। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए कौन सी घटना हो रही है, ये पूरा पूरा आपतन कोण है। रेड वाले एरिया के लिए पूरा पूरा ये आपतन कोण है, ये जो है आपतन कोण है, ये पूरा पूरा ये आपतन कोण। तो जब सघन माध्यम में क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। यहाँ तक देखिए एक क्रांतिक कोण है, ये वाला क्रांतिक कोण है रेड, और ये येलो वाला कौन सा कोण है? क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बड़ा है। जब आपतन कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, जब सघन माध्यम में, जब सघन माध्यम में आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में
वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो वो चीज क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखते हैं कि क्रांतिक कोण C और दोनों मीडियम का जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, दोनों में रिलेशन क्या होता है। क्रांतिक कोण C तथा अपवर्तनांक n के बीच संबंध, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए, ये हमारा क्रिटिकल एंगल यह है C, I के जगह पर C है, और ये है 90 डिग्री। R के जगह पर R इज इक्वल टू यहाँ है 90 डिग्री, और यहाँ है I इज इक्वल टू C। तो हम लिखते हैं प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है। सघन को मान लेते हैं ग्लास, और विरल को मान लेते हैं एयर। तो किरण कहाँ से जा रही है, ग्लास से एयर में, तो कहेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। स्नेल का नियम लगा देंगे। यहां पर लिख दे रहे हैं, माना प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, इसलिए स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। साइन आई क्या है, पहले माध्यम में बना आपतन कोण आई। तो पहला माध्यम उसे कहते हैं जहां से प्रकाश चलती है। तो प्रकाश कहां से चल रही है, सघन माध्यम से। तो यहां आई के जगह पर लिखेंगे C, और R के जगह पर लिखेंगे 90। और प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ग्लास से एयर में, तो यहाँ लिखेंगे GNA इज इक्वल टू GNA का मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। साइन I के जगह पर लिखेंगे C, और R के जगह पर लिखेंगे 90। और आपको बताया गया है GNA बराबर होता है 1/ANG। हम कभी भी अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकालते हैं, तो यहाँ पर GNA बराबर लिख सकते हैं ANG। तो इसको लिख देंगे 1/ANG इक्वल टू साइन C बाई 1। या इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, तो इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ANG बराबर 1/साइन C, या n बराबर हो जाएगा 1/साइन C। वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक, कुछ भी यहाँ लिखा सकता है, वायु के सापेक्ष होना चाहिए। n का मतलब AN, और यहाँ पर क्या होगा, जिसमें प्रकाश की किरण जहाँ से निकल रही थी, तो n बराबर 1/साइन C। C क्या है, उस मीडियम का, उन दोनों माध्यमों के बीच का कौन सा कोण है, ये क्रांतिक कोण है। तो n बराबर 1/साइन C, ये रिलेशन याद रहना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। इसके लिए दो शर्त होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त होता है, यह दोनों शर्तें लागू होंगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पहला शर्त ये होता है
प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर 2, दूसरी शर्त ये होती है आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। ये 2 कंडीशन जब होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब देखें कि परावर्तन में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या अंतर होता है। परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर। इसमें परावर्तन में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर क्या होता है समझिए। जब परावर्तन होता है, ऐसे परावर्तन के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्मूथ सरफेस चाहिए। ऐसे रे आती है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है और ये इधर चली जाती है। इसका नाम है आपतित किरण और इसका नाम है परावर्तित किरण। ये परावर्तन है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, इसे ये हमारा सघन माध्यम है और ये परपेंडिकुलर है। ऐसे ये आएगी और इधर चली जाएगी। दोनों में तो सेम चीज़ वही है। इसमें क्या है, इसमें केवल एक ही मीडियम है। इसमें कितने मीडियम है, 2 मीडियम है। तो यह जो कोण है ये क्रांतिक कोण से क्या है, बड़ा है। आई और चली गई। यह भी इसमें आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये क्या है, अपवर्तित किरण। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों सेम चीज़ें हैं। आई और गई, आई और गई, लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें जो परावर्तित किरण है इसकी जो तीव्रता होती है, तीव्रता या कह सकते हैं एनर्जी, ऊर्जा, जो भी कह लीजिए, ये परावर्तन केवल होता है तो परावर्तित किरण की जो तीव्रता होती है वह कम हो जाती है। जितनी इसकी तीव्रता होगी उससे क्या होगी, इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। आपतित किरण की जो जितनी ऊर्जा है वह टोटल ऊर्जा इधर नहीं आएगा, कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा यह पृष्ठ दर्पण, जिस दर्पण पे हो रहा है परावर्तन, उस ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा और अपेक्षाकृत कम तीव्रता का प्रकाश यहाँ से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ क्या होता है, जितनी एनर्जी की प्रकाश यहाँ आती है उतनी ही एनर्जी की प्रकाश इधर क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। आपको हम बताए हैं शुरू में ही, जब परावर्तन होता है यहाँ पर परावर्तन, तो क्या क्या बदल जाता है, बदलता क्या है कि प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। क्या बदलती है, प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। प्रकाश का वेग नहीं बदलता है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश का वेग नहीं बदलता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है। केवल क्या बदलता है, प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। यानी जिस तीव्रता से आएगा, अगर 100 वाट का प्रकाश निकल रहा है तो टकराने के बाद से 100 वाट का प्रकाश नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जितनी तीव्रता की प्रकाश आती है लगभग बिना ऊर्जा का क्षय हुए ही वापस क्या होती है, चली जाती है। तो कह सकते हैं परावर्तन में परावर्तित किरण की ऊर्जा का क्षय हो जाता है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तित किरण में ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, परावर्तन में परावर्तित
किरण की तीव्रता, तीव्रता को ही ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी है, ऊर्जा, तीव्रता में क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तित किरण की ऊर्जा में क्षय नहीं होता है।